हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो है हम द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे 20 जून का, 20 जून का आज का। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट आपका न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, वो है चाइना लेज क्लेम टू इंटायर गालवान वैली। तो गालवान वैली का भी हम देख रहे थे, काफ़ी यहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ है, उसके बाद फिर काफ़ी इशूज़ हैं। तो उसमें अभी चाइना ने नया क्या क्लेम किया है कि वो गलवान वैली पूरी उसकी है। तो इसके बारे में हम देखेंगे गलवान वैली आखिरकार है क्या। बेसिकली हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू का है कि जो इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गलवान वैली क्या है, उसका क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया चाइना रिलेशन में। तो बेसिकली अभी जो चाइना का कहना है, जो अभी जो इश्यूज हुए हैं उसमें कहा गया कि भाई इंडिया जो कंस्ट्रक्ट किया था ब्रिज गलवान रिवर पर, वो एक इशू को, और जो रोड है आपका दौलत बेगी रोड जो है, तो उसको, उस दोनों को एक ना कन्फ्रंटेशन का जो स्टार्ट हुआ उसका एक कारण माना जा रहा है चाइना की तरफ से। जबकि और भी कई कारण है जो हमने पिछले कुछ दिनों के न्यूज में, एडिटोरियल्स में हमने देखे हैं कि और भी बहुत सारे कारण है इस स्टैंड ऑफ का और चाइना का एग्रेसिव पोस्चर का। तो अगर हम इस न्यूज की बात करें तो यहाँ पर जो है कहा गया कि ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट किया गवर्नमेंट ने, और एरिया बिटवीन गलवान एंड सियोक कॉन्फ्रेंस, तो ये जो है इसको एक कारण माना जा रहा है चाइना की तरफ से, इस बताया गया इसमें। तो ये जो बेसिकली द वेस्टर्न एज ऑफ द रिवर वेयर इट मीट्स द सियोक रिवर हैज नॉट प्रीवियसली बीन सोन इन चाइनीज टेरिटरी प्रीवियसली। तो चाइना का जो मैप है, पहले इसने इन्होंने इसको नहीं दिखाया था। गलवान वैली का जो ये कन्फ्लुएंस है श्योक रिवर के साथ, उस एरिया को पहले ये अपने मैप में नहीं दिखा रहे थे अपने चाइना के अंदर। अब जो है ये इसको दिखा रहे हैं कुछ सालों से। तो ये जो बेसिकली कहना चाह रहा है यहाँ पे कि चाइना का जो क्लेम है वो यूनिलेटरली वो अपने आप उसको क्लेम को बढ़ा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अपने आप ही जो है वो अपने तरफ से ही चेंज करना चाह रहा है। तो ये जो है इंडिया को या किसी भी देश को इसको ये स्वीकार नहीं होगा। तो इस कारण से भी स्टैंड ऑफ हो रहे हैं, जो ये क्या नाम है आपका क्लैश हो रहा है। by now staking a claim to entire valley and up to the कन्फ्लुएंस जो सियोक और जो आपका गलवान रिवर है उसको हम देखेंगे मैप में भी, पहले भी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। तो ये कन्फ्लुएंस पे जो रिवर का है उसको भी क्लेम कर रहा है, इंक्लूडिंग ऑन लैंड वेयर इंडिया हैज कैरीड आउट कंस्ट्रक्शन, मतलब जहां इंडिया ने ब्रिजेज और रोड बनाए हैं उसको भी अब जो चाइना अपना मान रहा है, कह रहा है कि हमारा एरिया है, आपने इस पर कंस्ट्रक्शन किया है, इसलिए जो है ये इशूज आया है। इसलिए चाइना, इंडिया की गलती है, चाइना कह रहा है कि इंडिया ने हमारे जमीन पर कंस्ट्रक्शन किया है और इंक्रोच किया है। तो एलएसी जो अभी डिमार्केटेड नहीं है, हम इसको एलएसी को देखेंगे बेसिकली है क्या एलएसी। इसके अलावा जो चाइना ने जो एक इंफॉर्मेशन दिया कि भाई कैसे गलवान वैली इनकी है, तो इन्होंने क्विंग डायनेस्टी का मैप दिखाया है। क्विंग डायनेस्टी के जो हिस्ट्रिकल एक डायनेस्टी थी, चाइना का रिपब्लिक होने के पहले ये डायनेस्टी थी, इसको भी हम देखेंगे नीचे में डिटेल में। तो ये जो डायनेस्टी है इसका क्लेम करके हुए चाइना ने कहा कि इस डायनेस्टी के समय इंडिया का ये पार्ट था गलवान वैली, इंटायर गलवान वैली, तो ये हमारा ही पार्ट है, चाइना का ही पार्ट है। इसके अलावा जो इन्होंने बात किया है रोड का, जो रोड है ना इंडिया ने लास्ट ईयर इस कंस्ट्रक्ट किया था आपका दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है आपका, ये कनेक्ट करता है आपको दौलत बेगी जो एयर स्ट्रिप है, जो इम्पोर्टेंट एयर स्ट्रिप है नॉर्दर्न पार्ट का, वो उसको कनेक्ट करता है। उसके लिए रोड सरकार ने बनाया था बिहार में, बॉर्डर BRO जो एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में, इन्होंने बनाया था। तो ये काफ़ी है ना इम्पोर्टेंट रोड है, जो कि पैरेलल है ना आपका जो एक्साइज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पैरेलली रन करता है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है, जिसको कि गवर्नमेंट ने अभी बनाया था कि ताकि वो, पहले क्या होता था कि नदी के किनारे था, जो श्योक रिवर है उसके ऊपर से कुछ रोड था, जिसके कारण जो नदी के कारण बार बार वो रोड जो टूट जाता था। इसको थोड़ा दूर करके इस रोड को फिर से बनाया गया है, ताकि ये जो हमेशा ऑल वेदर हर समय इसको गवर्नमेंट एक्सेस कर सके, मिलिट्री एक्सेस कर सके। दौलत बेग ओल्डी क्या है, वन ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जिससे कि एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर है, एयरपोर्ट भी है, जहाँ पे है ना आप जो मिलिट्री यूज करती है इसको। तो अब हम इसके रिगार्डिंग डिटेल्स देख लेते हैं, जो आपका प्रीलिम्स और मेंस में आप लिख सकते हैं इसको इसके बारे में। तो गलवान वैली और एलएसी के बारे में से कहा है मैंने। गलवान वैली जो है बेसिकली इसका नाम गलवान रिवर जो वहाँ पे फ्लो करता है उससे लिया गया है।
इसका नाम रखा गया था गुलाम रसूल, एक ब्रिटिश एरा के एक्सप्लोरर थे ले में, उनके नाम पे ये रिवर का नाम रखा गया था। ये रिवर जो है अक्साई चीन, जो अभी चाइना कंट्रोल करता है, इंडिया इसको क्लेम करता है अपना, अक्साई चीन से आता है और सियोट रिवर में बेसिकली ये शायद मिलता है। इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है एक तरह से। रिवर इज टू द वेस्ट ऑफ चाइना 1956 क्लेम लाइन इन अक्साई चीन। तो अक्साई चीन के क्लेम जो इंडिया का चाइना का है उसी के पास में है ये रिवर, काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। The location thus lends its deep strategic importance along a sector that borders of the border that remains largely undefined। तो इसे हमने कहा गलवान वैली, गलवान रिवर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉर्डर एरिया है। अब हम बात करते हैं एलएसी, जो हम सुनते आ रहे हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, जो डिमार्केशन है इंडिया और चाइना के टेरिटरी का, वो जैसे कि एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है आपका, ये इंडिया पाकिस्तान का है। इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है एक तरह से। तो ये बेसिकली इंडिया क्लेम करता है 3,500 किलोमीटर जो है एलएसी को। चाइना जो है इसको 2,000 किलोमीटर डिस्प्यूट करता है, बाकी को डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेसिकली। एक तो वेस्टर्न सेक्टर हो गया लद्दाख, जहाँ पे अभी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं लद्दाख में। मिडिल पोर्शन जो है जहाँ पे जो कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बॉर्डर है, वो मिडिल पोर्शन है। और ईस्टर्न सेक्टर जो है जहाँ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे भी है ना काफ़ी बार रहा है हमारा इशूज, चाइना से क्लेम करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश का एरिया। इसको हम मैकमोहन लाइन भी कहते हैं, जो ईस्टर्न सेक्टर है उसको मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। तो ये अब ध्यान रखें, मैकमोहन लाइन भी इसी का एक पार्ट है एलएसी का। अब हम आते हैं मैप पे, जो कि समझ में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो ये बेसिकली जम्मू कश्मीर है, जो हम मैप में देखते हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर जो इंडिया दिखाता है अपने मैप में। और ये जो है आपका बेसिकली ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहा जाता है। इसी में सक्षम वैली भी है, जो कि पाकिस्तान ने अभी चाइना को दे दिया, लेकिन इंडिया इसको क्लेम करता है। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट जो पॉइंट है आपका, एक फील्ड है जो कि इंडिया ने कंट्रोल करता है, लेकिन पाकिस्तान इसको क्लेम करता है। और ये अक्साई चीन है, जिसको कि चाइना ने 1962 के वार के बाद में लिया था, और ये इंडिया इसको अपना क्लेम करता है, हमारा है ये चीज़। और ये है गलवान वैली। तो गलवान वैली जो गलवान रिवर जो है यहाँ पे फ्लो करता है, उसी का के नाम पर ये वैली है बेसिकली। और ये पोंगसो लेक है, जो कि अभी भी यहाँ पे डिस्प्यूट रहा था, फिंगर्स यहाँ पे जो बेसिकली चाइना का इंट्रूजन रहा है यहाँ पर भी। तो ये दोनों बेसिकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं अभी जो स्टैंड ऑफ है चाइना और इंडिया के बीच में। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाल लाल आप जो देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि इंडिया चाइना के बीच में है। और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में है। तो नाम बस अलग है कि बेसिकली जो है बॉर्डर को एक तरह से नाम दिया गया है। जो अलग अलग बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है तो लाइन ऑफ कंट्रोल होगा, इंडिया चाइना का बॉर्डर है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा। ये जिंगजियांग प्रोविंस है, ये काफ़ी है ना इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है हमेशा। ये बेसिकली यहाँ पे जो है मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है। ये इसको डेवलप करने के लिए चाइना जो है यहाँ से लेकर के थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान जो है इन पाकिस्तान होते हुए ये वादा बॉर्डर जो है आपका सी पोर्ट है जो उसको कनेक्ट कर रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, चाइना के इकोनॉमी के लिए, जिसको कि इंडिया कंटेस्ट करता आ रहा है, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि इंडिया क्लेम कर रहा है उसके थ्रू गुजरता है। तो ये बेसिकली आप समझ लें, यहाँ पे ये तिब्बत हो गया आपका। तो ये बेसिकली मैप है, जो आपको कभी भी अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप जरूर मैप ड्रॉ करें और उसमें जो एरिया है उसको पॉइंट आउट करें। इससे आप जरूर अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, मार्क्स आपका ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो है रोड की बात हम कर रहे थे, दबरुक से दौलत बेगी रोड जो है, ये है ना बेसिकली बीआरओ ने भी कंस्ट्रक्ट किया है, ऑल वेदर रोड, जैसे मैंने कहा आपको लद्दाख में। ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल में जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर ने स्पेशली अभी इस पे ब्रिज भी बनाया है, जो गलवान रिवर पे उसके ऊपर में क्रॉस करने के लिए। और ये जो आपका है ये काफ़ी हाईएस्ट ब्रिज माना जाता है, वर्ल्ड हाईएस्ट सच ब्रिज। तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो रोड है आपको कनेक्ट करता है ले को दौलत ओल बेगी, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा बॉर्डर का, और वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर स्ट्रिप। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री के लिए। ये है इसका मैप, लेह आपका है, ये रोड कनेक्ट कर रहा है आपको दौलत बेगी, जो कि एयर स्ट्रिप है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा। तो अक्साई चीन, ये देखिए आप पैरेलली जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके ऑलमोस्ट पैरेलल ये रोड ड्रॉ किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इंडिया के लिए, और इसीलिए जो चाइना जो इसको बार बार क्लेम कर कि गलत है, आपने हमारी टेरिटरी में रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्ट किए हैं।
इसके अलावा जो बात हुआ हमें क्विंग डायनेस्टी का, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस पे क्वेश्चन अगर आए तो क्विंग डायनेस्टी बेसिकली जो है इसको मंचू डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये जो लास्ट डायनेस्टी थी जिन्होंने चाइना को रूल किया, इसके बाद चाइना जो रिपब्लिक एक तरह से हो गया। ये 1644 से 1912 तक ये इन्होंने रूल किया। काफ़ी इन्होंने एक्सपेंड किया, अपना जो एरिया था वो काफ़ी एक्सपेंड हुआ चाइना का। तिब्बत, मंगोलिया और प्रेजेंट डे जो जिंजिया जो हम देख रहे थे अभी, ये सारा जो इन्होंने चाइनी इसी डायनेस्टी ने एनेक्स किया था और चाइना में मिला लिया था। तो ये बेसिकली काफ़ी है ना बड़ी डायनेस्टी थी, एक तरह से काफ़ी एक्सपेंशन हुआ इसमें। और इसी डायनेस्टी का हवाला देकर चाइना भी कह रहा है कि गलवान वैली हमारी है। तो ये तो होगा चाइना का हिस्ट्री और चाइना का जो भी स्टैंड ऑफ है, इसको आप ध्यान में रखें कि जब भी आप आंसर लिखें तो इस चीज़ों को आप रेफर कर सकते हैं। अगर आंसर में आप इन चीज़ों को बताएंगे एक्स्ट्रा में, तो आपको जरूर एक प्लस पॉइंट प्लस मार्क्स मिलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। ये भी एक आपका फ्रंट पेज की न्यूज़ है आपका, नाउ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मस्ट फॉर दिल्ली केसेज। ये बेसिकली ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही कहा गया अभी जो ऑर्डर चेंज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि भाई 5 दिन का जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी है। आपको कोई भी अगर सिम्टम्स है इसको किसी को अगर है ना, तो पहले क्या था कि आप घर में रहकर अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है आप घर में रह करके ठीक हो सकते हैं। अगर घर में रहना है आपको आइसोलेशन में अलग से। लेकिन अभी जो कहा गया है कि नहीं, इससे गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, इसके कारण केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। होम आइसोलेशन या तो फॉलो नहीं हो रहा है या फिर उसके कारण केसेस बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है लोगों में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने तय किया कि 5 दिन तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, मतलब कि जो गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर है वहाँ रहना पड़ेगा 5 दिन। उसके बाद आप होम आइसोलेशन में जा सकते हैं अगर आप में सिम्टम ज़्यादा नहीं है तो इससे दिल्ली गवर्नमेंट ने कंटेस्ट किया है इसको ऑर्डर को कि भाई इससे क्या निगेटिव है कि ये लोगों को डिस्करेज करेगा टेस्टिंग के लिए, कि भाई टेस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि भाई हमें 5 दिन अब क्वारंटीन सेंटर में गुजारना पड़ेगा जहाँ पे आपको दिक्कत होती है क्वारंटीन सेंटर में। घर में तो क्या आप सेफ फील करते हैं, होमली फील करते हैं, इजीली आप उसको सब कुछ आपका जाना पहचाना है। तो यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में आपको दिक्कत होती है लोगों को बहुत बार। तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि इससे लोग कम टेस्टिंग करवाएंगे। एसिम्प्टोटिक पेशेंट जो बेसिकली जो आपकी जो माइल्ड सिम्टम है वो टेस्टिंग के लिए नहीं आएंगे आगे। तो ये टेस्टिंग कम हो जाएगी, हम पता नहीं कर पाएंगे भाई कौन कौन है बीमार। उसके अलावा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का ऑलरेडी वो क्रैम्प्ड है, वो काफ़ी कम है। उसमें अगर हम और लोड डालेंगे तो वो काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा इतने लोगों को, क्वारंटीन सेंटर को। तो ये बेसिकली जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से रीजन दिया गया है। अब देखते हैं इस पे क्या कुछ अगर इस चेंज होता है कि नहीं। बट जो गवर्नमेंट का भी एलजी का ऑर्डर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, कि होम आइसोलेशन एक कारण है, स्प्रेड हो रहा है इसके कारण इन्फेक्शन, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ही करना होगा। तो ये आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और होम आइसोलेशन का डिफरेंसेज आप पता है आपको। एंड बेसिकली होम आइसोलेशन आप घर में रह के आइसोलेटेड में है, आपको एक रूम में या फिर अलग से आप रह रहे हैं थोड़ा सेफ्टी के साथ ताकि कोई दूसरा इन्फेक्टेड नहीं हो 14 दिन तक। अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा अच्छे आपके ज़्यादा नहीं है, माइल्ड सिम्टम है या सिम्टम्स आप में नहीं है, तो उसमें लगता है कि आप रह के आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो होम आइसोलेशन कहती है ताकि आपको हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़े, हॉस्पिटल का जो बेड है वो भी ऑक्यूपाइड नहीं हो और आप भी जल्दी से आराम से ठीक हो सके सेफ्टी के साथ। ये उसके अलावा जो एडिटोरियल आर्टिकल है ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ग्रॉस एब्यूज ऑफ मणिपुर मैंडेट। ये बेसिकली पॉलिटिकल एक तरह से आप कर सकते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो मणिपुर में भी हुआ है कि कुछ ना कांग्रेस जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी जो थी वहाँ पे उससे कुछ कुछ लोगों ने सपोर्ट खींच लिया, कुछ एमएलएज ने टीएमसी और कांग्रेस के। तो इसके लिए वहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है इसको लेकर के एक ना यहाँ पे बताया गया है कि हिस्ट्री और उसका ना कैसे वो है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल है, इसको आपको ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो मेन इसमें ये उसके अलावा जो एडिटोरियल है जिसको ध्यान देने की जरूरत है, इसमें इसमें बेसिकली जो एंटी डिफेक्शन के बारे में बताया गया है और एडिटर ने कहा है एंटी डिफेक्शन कैसे जो है फेल कर रहा है। एंटी डिफेक्शन उतना कारगर साबित नहीं हुआ है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारा जो 10th शेड्यूल में, वो उतना इफेक्ट नहीं डाल रहा है। लोग अभी भी डिफेक्ट कर रहे हैं। डिफेक्ट मतलब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं। जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा जीता, उस पार्टी को बाद में वो मिनिस्ट्रियल पद के लिए या फाइनेंशियल गेन के लिए वो उस चीज़ों को छोड़ देते हैं, उस पार्टी को दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि वही जो गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट थी, सरकार गिर जाती है या वहाँ पे दूसरी सरकार बनती है। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग ये सब जो आप टर्म सुनते हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारा वो स्ट्रांग नहीं रह गया, उसमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि वो और स्ट्रिक्ट हो सके और इस चीज़ों को हम रोक सकें। यही बेस राइटर का कहना है। तो इसमें जो आपको पढ़ने की बात है, आपको जो समझना है बेसिकली वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है आपका।
एंटी डिफेक्शन लॉ और रोल ऑफ स्पीकर। ये दो चीज़ें जो है आपको, ये दो चीज़ें जो आपको बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीकर का रोल कैसा है एंटी डिफेक्शन केस में, और ऐसे, और एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपका बेसिकली 10th शेड्यूल में रखा गया है। 10th शेड्यूल जो हमारे संविधान का 12th शेड्यूल तक 11 से, उसमें जो है 10th शेड्यूल में इसको रखा गया है। ये बेसिकली 1985 में अमेंडमेंट ला करके इसको बनाया गया था लॉ लॉ को 1985 में। शुरू में नहीं था ये, 10th शेड्यूल बाद में इसमें रखा गया है इसको। इसमें बेसिकली क्या है, ये बेसिकली प्रोसेस बताता है जिसमें कि जो लेजिस्लेचर है एमपी एमएलए उसको डिस्क्वालीफाई करने का पावर है स्पीकर को, अगर वो डिफेक्ट करते हैं। डिफेक्ट मतलब जैसे मैंने कहा कि जिस पार्टी से आप चुन के आए हैं, या फिर जो अपने उसको आप है ना छोड़ देते हैं पॉलिटिकल गेन के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, ऐसा कुछ। तो उस केस में आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, एमपी एमएलए पोस्ट से आपको हटाया जा सकता है। ग्राउंड्स इसमें कुछ मेंशन किए गए डिफेक्शन के। एक तो वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ दिस पार्टी, दूसरा है आप मेंबरशिप पे छोड़, दूसरा जो है एक होता है कि पार्टी जो डायरेक्शन देती है कि भाई आपको कोई बिल आ रहा है, कोई एक्ट आ रहा है, बिल आ रहा है कोई विधानसभा में या संसद में, तो आपको जो है पार्टी एक डायरेक्शन देती है कि भाई आपको इसके खिलाफ वोट करना है या इसके आपको सपोर्ट में वोट करना है। तो अगर आप उसको ओबे नहीं करते हैं डायरेक्शन को, तब भी आपके अगेंस्ट आपको पार्टी निकाल सकती है, आपको आपके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन कानून लागू होता है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होते हैं, जो कि भाई किसी भी पार्टी से के चुनाव चिन्ह पर लड़े नहीं हैं, इंडिपेंडेंटली खड़े हुए जो उम्मीदवार और वो जीते हैं, उन पे ये लागू होता है। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं इलेक्शन के बाद में, तो वो भी तब उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत में। तो आपको ज्वाइन नहीं करना है इलेक्शन के बाद, आपको किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपकी जो सदस्यता है एमपी एमएलए की वो छीन जाएगी। उसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं, जो कि जिसको कि गवर्नर, अगर स्टेट की बात करें तो गवर्नर, और अगर संसद की बात करें हम पार्लियामेंट की, तो राष्ट्रपति जो है उसको नॉमिनेट करते हैं। तो वैसे मेंबर भी अपनी सदस्यता खो सकते हैं अगर वो 6 महीने के बाद जो है नॉमिनेशन के किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो इफ दे ज्वाइन ए पार्टी आफ्टर 6 मंथ ऑफ द नॉमिनेशन, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। 6 महीने के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली आपकी सदस्यता चली जाएगी। जनरली ये ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसको नॉमिनेट किया है, बेसिकली उसके पक्ष में, उनके सपोर्ट में ही वोट करते हैं। तो ये चीज़ है आपका एंटी डिफेक्शन के बारे में। इसके बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो है, इसके ये क्या है, इसमें स्पीकर का रोल क्या है, इसमें क्रिटिसिज्म क्या है, इसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ के बारे में वीडियो किया, जिसका मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं वीडियो को, और आपको काफ़ी हेल्प होगा पॉलिटी के लिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इसमें फिर। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, इन न्यू लॉकडाउन अ सेकंड चांस फॉर तमिलनाडु। बेसिकली तमिलनाडु में कल से जो है एक नया लॉकडाउन में तक, चेन्नई और उसके आसपास 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एक लॉकडाउन किया गया है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन टाइप का, कि वो केसेज जो काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया है, पूरे तमिलनाडु में नहीं है। इसके बारे में और राइटर ने बेसिकली बताया है कि कैसे है ना ये इसको कंटेन किया जा सकता है, कैसे इसको गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, टेस्टिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उसको कॉन्टैक्ट को ट्रेस करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके बारे में बेसिकली बताया गया है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला आर्टिकल के तरफ मूव करते हैं, इंडिया अटेंड्स एफएटीएफ ग्रुप मीट ऑनलाइन। तो ये जो एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका एक ग्रुप है आपका, उसको अभी इंडिया ने अटेंड किया है, यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ईएजी। ये बेसिकली इसी का एक ग्रुप है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंदर काफ़ी ग्रुप्स हैं, उसके अंदर ये उसका ग्रुप है जिसको इंडिया ने अभी अटेंड किया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन। ईएजी बेसिकली क्या है, रीजनल बॉडी, रीजनल मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन की उन्होंने अलग बॉडी बना दिया ताकि वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन हो सके उनके पार्टी के बीच में, उस रीजन के देश के बीच में। इसमें 9 देश आते हैं, इंडिया, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारस। तो ये बेसिकली जो है ईस्टर्न एरिया रीजन का है, यूरेशियन रीजन का, और ये एसोसिएट मेंबर ऑफ एफएटीएफ का। तो एफएटीएफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, स्पेशली पाकिस्तान को लेकर के ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, तो उसको हम फोकस करते हैं। ये आपका जीएस पेपर 3 जो है आपका, उसमें हेल्प करेगा, स्पेशली सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, सारी चीज़ों में।
इस ऑर्गेनाइजेशन का आप दे सकते हैं कि कैसे ग्लोब जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसमें काम कर रहा है और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हमारा लॉ जो है कैसा है। एफएटीए बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट सिर्फ पार्टी पार्टी है, इसमें एनजीओ ये वैसे कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ इसमें मेंबर है। ये जो बेसिकली क्यों बनाया गया था, क्योंकि ताकि वो जो लीगल रेगुलेटरी कुछ मेजर्स बना सके, पॉलिसी बना सके टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं आप, जो पैसे को आप बिना जिसका सोर्स नहीं नोन है उस तरह से उससे वैसे पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होता है, टेररिस्ट को फाइनेंस करने के लिए काम आता है। ड्रग से पैसा आ रहा है जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम से। इन चीज़ों पे रोक लगाने के लिए कैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है, क्योंकि एक देश तो रोक नहीं ले सकता है इस पे, बहुत सारे देश इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है। तो उस चीज़ पे कैसे रोक लगाया जा सके, कैसे इन चीज़ों को टेररिस्ट को फाइनेंस करने से रोका जा सके। तो इन चीज़ों के लिए जो एफएटीएफ को बनाया गया था, एफएटीएफ, ताकि वो अपना कुछ देश जो है मिलकर बैठ के इस पर डिस्कस कर सके, कुछ पॉलिसी ला सके। तो ये 1989 में इसको बनाया गया था G7 समिट के अंदर में, पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर जो अभी आपका OECD हेडक्वार्टर जो है उसी में इसका भी हेडक्वार्टर है, पेरिस में। ये बेसिकली पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, लोग जो देश है उसको डिस्कस करके पॉलिसी बनाते हैं कैसे जो है इन चीज़ों को अचीव करें हम, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे हम रोक सके, टूरिस्ट फाइनेंसिंग को कैसे रोक सके, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंशियल बैंक्स या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कैसे हम और फुलप्रूफ कर सके इस इन चीज़ों को रोकने के लिए। अबाउट नेशनल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म, तो ये जो पॉलिसी है बेसिकली इम्प्लीमेंट तो देशों को ही करना है, कंट्रीज को करना है। तो ये देखती है बेसिकली कि जो देश हैं, जो कंट्रीज इसके मेंबर हैं, उन्होंने बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है, कितना स्ट्रिक्ट है उनका लॉ। अगर नहीं है स्ट्रिक्ट तो वो उसको वार्निंग देती है एफएटीएफ कि भाई आप अपने रूल को, लॉ को चेंज कीजिए, आपके यहाँ से ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, आपको इसको रोकना है। तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी जो इसको इसको कहा जाता है एफएटीएफ प्लेनरी, ये डिसाइड करती है बेसिकली, और हर साल बेसिकली 3 बार मिलती है एनुअली जनरली। इसके अंदर आपको जो एक है ना सुनने को मिलता है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। तो ये क्या है बेसिकली, ये लिस्ट है बेसिकली कंट्रीज का, इसमें जो देश हैं उनको डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट को कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये जो बेसिकली ये ऐसी देश है जिन जो कि कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जो कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए जो लॉ बनाया गया है, जो लॉ एफएटीएफ रिकमेंड कर रहा है कि आपको करना है, वो नहीं कर रहे हैं ये लोग अपने देश में इम्प्लीमेंट। तो ऐसे लोग देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। एफएटीएफ कंसीडर टू बी नॉन कोऑपरेटिव इन इंटरनेशनल फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो उनको एफएटीएफ को लगता है कि ये कॉपरेट नहीं कर रहे भाई, ये है ना बढ़ावा दे रहे हैं चीज़ों को उल्टे। ग्रे लिस्ट है, इसी का एक नीचे पार्ट है, मतलब कि जिसमें कि इस लोग इन लोगों को कुछ वार्निंग दी जाती है, अगर तभी ये नहीं सुधरेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, इसका इम्पैक्ट इसको भी हम देखेंगे। तो ब्लैक ग्रे लिस्ट में वैसे कंट्री जिनको कहा जाता है, जिनको समझा जाता है कि सेफ हेवन है टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, वहाँ पे आसानी से टेररिस्ट को फाइनेंस मिल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। इंक्लूजन सर्व्स एज ए वार्निंग टू द कंट्री। तो वैसे मैंने कहा कि ये वार्निंग है, आप सुधर जाओ नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में हम डाल देंगे। अब ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे तो भाई क्या होगा उससे, तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट किसी में भी अगर डाला जाता है आपको तो एक सैंक्शन आपको मिलता है, मतलब कि जो ग्लोबल इमेज तो आपका खराब होता ही है, उसके अलावा आपको लोन लेने में, अगर आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, किसी एडीबी से लोन लेना है, कुछ हेल्प चाहिए फाइनेंशियली, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको जो बाकी किसी से लोन लेने में, बाकी इंटरनेशनल ट्रेड करने में, दूसरे देश आपसे ट्रेड नहीं करना चाहेंगे, ट्रेड आप ट्रेड नहीं करेंगे तो इकोनॉमी आपकी कैसे जाएगी भाई, आपको सामान कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा आपके पास, इंटरनेशनल बॉयकॉट तो होगा ही आपका अलग से। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस ग्लोबलाइजेशन में कोई भी कंट्री इस चीज़ों को फेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो आपकी कंट्री इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो आप कैसे फिर ना कंट्री में कुछ काम नहीं हो पाएगा आपका, तो पैसा जो चाहिए आपको वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए पाकिस्तान ने भी जो अभी ग्रे लिस्ट में उसको डाला गया तो उसके लिए वो काफ़ी कोशिश कर रहा है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाए। तो ये बेसिकली एफएटीएफ का काम है कि देखना कि कौन कौन से देश सही से इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट अगर नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट ऑर्डर सैंक्शन करना, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। तो अगले आर्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं फ्रेंड्स। ये है आपका पूरी रथ यात्रा के बारे में। तो पूरी में जब रथ यात्रा पे ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया कि इसमें नहीं करना है, क्योंकि पेंडेमिक को देखते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं इमेज,
पुराने किसी साल का है, आपका रथ यात्रा का है। जो काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी श्रद्धा का विषय है, आपको बहुत लोग मानते हैं। तो इस चीज़ों को ताकि वो कोविड फैले नहीं, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगा दिया इस साल के लिए। इसी पे वहाँ के जो शंकराचार्य है, वहाँ के जो पृष्ठ है, उन्होंने कहा है कि भाई आप रिव्यू कीजिए इस चीज़ों को, देखिए हम कम लोगों में कर सकते हैं इसको, अगर हम ऑनलाइन करें इसको, तो ये कहा है कि आप इसको कंसीडर करें, क्योंकि पहली बार होगा 285 साल में इसको बंद किया जाएगा, आज तक इसको बंद नहीं किया गया है। इसके बारे में हम पूरी रथ यात्रा के बारे में देख लें, तो ये रथ यात्रा बेसिकली ओल्डेस्ट रथ यात्रा कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन जो बहुत सारे पुराणों में हमारे दिया गया है, ब्रह्म पुराण हो, पद्म पुराण हो, कोई भी पुराण हो आपका। ये जो बेसिकली होता कब है, आषाढ़ शुक्ल हिंदी तिथि से आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय को होता है, प्राइड सेकंड डे इन प्राइड फोर्टनाइट ऑफ आषाढ़ मंथ। इस दिन किया जाता है जो हिंदी तिथि के हिसाब से। ये होता क्या बेसिकली, फेस्टिवल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इसमें जो लॉर्ड जगन्नाथ, जो भगवान जगन्नाथ जो है, वो अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसीलिए वहाँ मंदिर है गुंडीचा मंदिर, जो कि मौसी का उनका मंदिर माना जाता है। तो वहाँ जाते हैं, 9 दिन वहाँ पे रहते हैं। जो यहाँ से बेसिकली 2-3 किलोमीटर ही है जगन्नाथपुरी टेम्पल से। तो ये रथ यात्रा जो है बेसिकली आप देख रहे हैं, तो ये रथों में 3 रथ है, इसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी जाते हैं, एक एक रथ है उनका। और ये अपनी मौसी के घर जाते हैं, 9 दिन वहाँ पे रहते हैं। डीटी जगन्नाथ, हिज एल्डर ब्रदर बलभद्र और सुभद्रा, ये तीनों जाते हैं इस रथों में गुंडीचा टेम्पल में, और वहाँ पे 9 दिन तक रहते हैं। उसके बाद वापस उनकी यात्रा वहाँ से फिर वापस जगन्नाथ मंदिर को आती है। तो रिटर्न जर्नी को कहा जाता है बहुधा जतरा, और जो जाते हैं उसको जगन्नाथ यात्रा कैसे कर सकते हैं आप। तो ये बेसिकली रथ यात्रा का इम्पोर्टेंस है। ये आपको जो आर्ट एंड कल्चर है पेपर 1 जीएस पेपर 1, उसमें आप इसको के लिए आपके ये नोट है आपका। इसके अलावा फिर एक आपका इंटरनेशनल जो आर्टिकल है आपका, यूएस मार्क्स एंड ऑफ स्लेवरी ऑन जूनिथ जूनिथ, ये आपका जून 19 को मर्ज करके बनाया गया है, जून 10। तो ये इसमें क्या है बेसिकली 1865 में प्रोक्लेमेशन करके इसको ऑल स्लेव्स को फ्री किया गया था। तो इसी को हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है एक तरह से। तो ये आपका प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में कभी भी। इसको आप ध्यान रखने की जरूरत है कि जून 10 है क्या। ये बेसिकली ओल्डेस्ट नोन सेलिब्रेशन कमेमोरेटिंग एंडिंग ऑफ स्लेवरी इन यूनाइटेड स्टेट्स। स्लेवरी जो पहले था, हम देखते हैं अब हिस्ट्री में पढ़ते हैं अगर यूनाइटेड स्टेट्स का आप वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आप पहले स्लेवरी वहाँ पे थी, तो उसको जो एंड करने का एक जो एंड हुआ वो खत्म किया गया, उसको एक सेलिब्रेट करते हैं इस दिन के ऊपर में 19 जून। तो ये जून और 19 को मर्ज करके बनाया गया है जून 10। तो और कुछ नहीं, इसमें इमेंसिपेशन डे भी कहा जाता है, और इंडिपेंडेंस सेकंड इंडिपेंडेंस डे भी स्लेव्स मनाते हैं। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रखा है कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आता है कुछ, तो आप इसको आंसर कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था आपका हिंदू और न्यूज़पेपर और एडिटोरियल एनालिसिस। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था आज, तो जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था हमने कवर किया आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, नीचे लाइक बटन क्लिक करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और पॉलिटी का, इकोनॉमी का भी कुछ लेक्चर्स है, एनसीईआरटी के इकोनॉमी के लेक्चर हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। और मुझे आपसे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अगर आप हैं तो आप जरूर इसको फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स।